स्टेप 4, ये स्टेप 4 रेलिवेंट ही तब है अगर स्टेप 2 में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकली। अगर स्टेप 2 में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकली तो जो स्टेप 3 का रिजल्ट है जैसे भी बन गया, अब इसको बांटना है स्टेप 4 में, यानी स्टेप 3 जहां एंड हो रहा है वहां से ऑनवर्ड स्टेप 4 है। जो स्टेप 3 का आंसर निकल आया अब उसको बांटना है स्टेप 4 में। जब किसी एक फिगर को कुछ चीजों में बांटना हो तो रेशो में बांटते हैं। अब वो रेशो क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ये तय हुआ, 2-3 मिसालों से बताता हूं। तय ये हुआ कि कस्टमर को प्रोडक्ट ए और बी बेचना है और प्रोडक्ट ए और बी स्टैंड अलोन यानी अलग अलग अगर बेचे जाते हैं, फेयर प्राइस कह लें, तो ए बिकता है 40,000 का और बी बिकता है 60,000 का। ये इन दोनों की स्टैंड अलोन प्राइस है। जबकि स्टेप 3 का जो आंसर निकला था वो था 80,000, यानी डिस्काउंट दे दिया था। तो अब इस 80,000 को तोड़ना है ए और बी में। किस रेशो में? रेशियो। तो अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो स्टेप 3 में जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकल आई टोटल, उसको बांटना है उन सब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस में। तो इसको जो 40-60 में बांटेंगे तो 32 और 48 हो जाएगा। रेहान रुकना, 8 बजेंगे भाई। तो स्टेप 3 की जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली होती है मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे इसको उनमें एलोकेट कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसमें क्वांटिटी डाल लेता हूं, इसी सवाल में क्वांटिटी डाल लेता हूं। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 3 यूनिट्स ऑफ ए और 7 यूनिट्स ऑफ बी हमने सेल करने फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 580। और ये डाटा यही है कि ए कितने का बिकता है, बी ए कितने का बिकता है। तो अब इस 580 को ए और बी में बांटना, बांटें। जी स्टैंड अलोन प्राइस बनेगी ए की 120 और बी की 420। कोई बात नहीं, मकसद तो बांटना बताना है बस। तो हम 580 को इसकी रेशो में बांटेंगे, यानी 40 और 60 की नहीं, क्योंकि क्वांटिटी भी आ गई ना। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो स्टेप 3 में निकाल ली, स्टेप 4 में उसको जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने स्टेप 2 में आइडेंटिफाई की थी उनमें एलोकेट करना है। एलोकेट कैसे करना है? रेशो में। किसकी रेशो में? इनकी स्टैंड अलोन प्राइस की रेशो में। ये 2 मिसालें लिखनी है तो लिखें, फिर मैं और बताता हूँ। राइट,
हाँ जी, ओके, चले और मिसाल देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है 1 यूनिट ईच ऑफ ए बी सी फॉर टोटल, लिखता हूँ अभी, स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं ए बी सी 40,000, 70,000 और 50,000, 160। A and B are also sold to other customers for rupees 1,00,000। अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और उनकी एक प्राइस रखी हुई है, तो इसको इन सब में बांटने से पहले ये तसल्ली करनी है कि इनमें से कुछ और तो नहीं जोड़ियां बिकती। अगर कोई और भी कॉम्बिनेशन बिकते हैं तो वो जितने के बिकते हैं पहले इनकी स्टैंड अलोन प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे। दोबारा, अगर 1.5 लाख को इन तीनों में बांट दिया तो 10,000 का डिस्काउंट है ना, तो तीनों थोड़े थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। जबकि इस कहानी से लग रहा है कि ये 10,000 का डिस्काउंट ए और बी के लिए, क्योंकि ए और बी एक 10 के हैं लेकिन ये 1 लाख के बेच दिए जाते हैं, तो अभी भी फिर 1 लाख के बेच रहे होंगे, और सी पूरे 50 का बेच रहे होंगे, तो 150 है। तो इसलिए अगर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को प्रोडक्ट्स में बांटना है तो बांटने से पहले ये तसल्ली कर लें कि कहीं पर इनमें से कुछ तो नहीं है जो अलग कॉम्बिनेशन में बिकते हैं। अगर बिकते हैं तो पहले उनको उस कॉम्बिनेशन प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर लें। यानी ये वाला सवाल सॉल्व होगा बाद में, पहले सवाल सॉल्व होगा 1 लाख को ए और बी में बांटना है 40 और 70 की रेशो में, बांटे। हाँ, 4/11 36, ये हो गया ए और बी, 63637। तो अब हम ये सवाल सॉल्व करने के लिए 36363 63637 अब इस 1.5 लाख को इन 3 में बांटेंगे, जो कि नजर आ रहा है कि यही होगा। ये हमेशा ऐसे नहीं होगा कि अब बांटने में एग्जैक्ट फिगर टैली कर जाएगी। वो तो मैंने पूरा 10,000 का फर्क ही इन दोनों में डाला था। हो सकता है मैं कहता ये दोनों मिला के 1.5 के बिका करते हैं, तो पहले हम इनकी जगह पर 1.5 को तोड़ते और फिर उन नई अमाउंट को इस टेबल में लाके फिर 1.5 लाख को बांटते एबीसी में। तो यहां तक मैंने ना 2 बातें की हैं, 3 बातें इनफैक्ट। एक बात यह की है कि जब हमने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली उसको बांटना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में उनकी फेयर वैल्यू, जो कि स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब है इनको अगर अलग बेचते तो कितने का बेचते, इसकी रेशो में। फिर दूसरी बात मैंने की कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ गए तो उनको भी लिफ्ट करानी है, पर यूनिट की रेशो में नहीं बांटना, टोटल अमाउंट की रेशो में बांटना है। और तीसरी बात मैंने की है कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में अलग बिका करते हैं, तो वो जो कुछ हैं उनकी स्टैंड अलोन प्राइस रिवाइज करनी पड़ेगी जो वो और कॉम्बिनेशंस में बिका करते हैं। फिर उस रिवाइज को इस टेबल में डाल के फिर ये वाला सवाल सॉल्व होगा।
चलें लिख लिया। अच्छा, यहां तक के लिए आप जमानी देख लें, कैलकुलेटर पे जरूर करके देख लेना। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 करें, फिर चलें 27 करें, फिर बताता हूँ। ट्वेंटी सेवन 2 का ए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। पहले 27 का था, फिर 2 का ए। नंबर ऑफ यूनिट्स बस डाल दिए इसमें। जी
हाँ जी 2A। अच्छा अब ना एक चीज़ बताने से पहले सवाल से ही मैं चाहता हूँ पहले आप सीखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 करें पहले, फिर 26, 25 फिर 26। खुद करना है खुद कर लें, नहीं तो सोल्यूशन देख लें। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 फिर 26। हाँ जी छोटे छोटे सवाल थे यार। 25 में क्या सीखा कि अगर किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस की स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता तो हो सकता है वो कॉस्ट प्लस करके निकालनी पड़े। एक बार निकल आई फिर ये रेशो में बांटने वाला काम हो जाएगा। और 26 कि अगर हम कुछ नया सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी हमें कोई स्टैंड ऑन प्राइस नहीं पता चल पा रही तो कोई बात नहीं, जो बैलेंसिंग बनता है वो कर लेंगे। अब आप आए पेज चैप्टर में पेज 5 पे, चैप्टर में पेज 5, चैप्टर में पेज 5 स्टेप 4 पॉइंट 1 2 3 तीनों पढ़ लें, सब बता दिए मैंने। स्टेप 4 में पॉइंट 1 2 3 तीनों पढ़ लें, तीनों बता दिए। और चौथा भी पढ़ के देखें, समझ आती है, उम्मीद तो है आ जाएगी, फिर मैं बता भी देता हूं।
हाँ जी, पॉइंट 4 का मतलब ये है कि हमने ना शुरू में ये एलोकेशन कर दी, अब उसके बाद अगले कुछ साल में इसका जो अंदाजा लगाया हुआ था वो चेंज हो गया। हमने पहले बोनस को शामिल नहीं किया था, अंदर शामिल करना पड़ गया, तो वो जो शुरू में एलोकेशन कर दी थी बस कर दी थी, अब एलोकेशन चेंज नहीं करने की जरूरत। ये पॉइंट 4 का मतलब है। ये एलोकेशन चेंज नहीं करेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि उसी रेशो में ही रहेगी, उनकी आपस की रेशो नहीं चेंज होगी। हाँ जी, अच्छा जी, अब आपने पढ़ना है चले पेज 8 पे आए। पेज 8 स्टेप 5 से पहले ना ये एक आसान सी चीज है, पहले ये कराता हूं। पेज 8 चैप्टर में प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको मिसालों से समझाता हूं, फिर यहां से पढ़ाऊंगा।
ये मिसाल बताता हूँ पहले। अभी हमने काम नहीं किया था, काम जाके 31 मार्च को किया, पैसे मिल गए 1 जनवरी को, क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमने वो काम तो किया ही नहीं जिसकी पैसे हैं, और जब काम कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू सेल्स क्रेडिट। ठीक है, काम कर दिया और पैसे भी नहीं मिले, तो सेल्स क्रेडिट करता हूं भी डेबिट, और पैसे मिल गए तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा डिटेल पे चलते, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि फलाने दिन या फलाना काम करने के बाद हमारा हक बनेगा कस्टमर से पैसे मांगने का, जिसको मैंने कह दिया कि हमारा हक बनेगा इनवॉइस जनरेट करने का, क्योंकि इनवॉइस से जनरेट करने का पैसे लेने। जब एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा हक बन गया इनवॉइस जनरेट करने का, अच्छा ये इसी दिन बन जाता, तो हो सकता है कहा हो कि कस्टमर को प्रोडक्ट तो हमने बेच दिया, लेकिन कस्टमर ने कहा है कि 1 जून वाले दिन ठीक है प्रोडक्ट आपने बेच दिया, लेकिन एक फलाना लेटर मिलना होता है, वो लेटर इदारे से लेके भी आप नहीं देना है हमें, प्रोडक्ट ले लिया कबूल है, लेकिन वो लेटर आप निकलवा के देंगे तो आपको पैसे देने के हम पाबंद हैं, वरना हम पाबंद नहीं है। तो अब हमारा पैसे लेने का हक 1 अप्रैल को नहीं बन रहा, 1 जून को बन रहा है। तो अब जब ये ऑफिशियली हक का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। तो फिर यहां पर हम इसका मतलब रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक आईएस ने नाम दिया है कि जब आप डेटर डेबिट करना चाह रहे हो लेकिन वर्ड रिसीवेबल यूज ना कर सकते हो, तो एक नाम दिया है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। यानी वो डेटर है जिसको हम ऑफिशियली डेटर नहीं कह पा रहे, क्योंकि हमारा अभी हक टू रिसीव नहीं बना, और जब वो हक टू रिसीव बन जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो जाएगा। इधर हक हमारा बन गया पैसे लेने का, चीजें नहीं दी अभी, लेकिन लिखा हुआ था कि आप कॉलेज ही दिन आप हमें इनवॉइस रेज कर दें, जैसी इनवॉइस रेज करेंगे हमारा काम है आपको पैसे देना। तो नहीं, कैश नहीं, हमारा हक बन गया चूंकि, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट, लेकिन सेल्स तो अभी हुई नहीं है, तो इसलिए साथ हमें लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। और जब हम अपनी परफॉर्मेंस कर देंगे और जब पैसे मिल जाएंगे, नहीं लायबिलिटी तो पहले खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। नहीं कैश नहीं है, कैश तो ये जी, जब हमारा स्टैब्लिश हो गया ना कि अब हम कैश लेने के हकदार हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल बनेगा। सेल्स क्रेडिट करनी थी तो डेटर डेबिट करना था ना, लेकिन आईएस ने ना ये लफ्ज तब इस्तेमाल करने की इजाजत दी है जब राइट टू रिसीव बनेगा, तो हम ये लफ्ज यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन डेटर बनाना था, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट का नाम इस्तेमाल हुआ। ये पेज 8 पे तीनों पैराग्राफ पढ़ लें, पेज 8 पे तीनों पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ जी, तीनों पैराग्राफ पढ़िए, पेज 8 पे तीनों पैराग्राफ। ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में ये जो मैंने 10.2 बनाया हुआ है, 10.2 करके जो क्वेश्चन चल रहा है,
इसमें एग्जांपल 38 और 39 पढ़ लें। 38 और 39। जी एग्जाम्पल 38 तो यही है और एग्जाम्पल 39 भी। इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, बस ये फ़र्क बताना है कि राइट टू रिसीव बनने में और कॉन्ट्रैक्ट एसेट आने में फ़र्क है। ये दोनों असल में यही हैं, लेकिन चलें अच्छा है और पढ़ लें। पेज 8 का है, तीनों पैराग्राफ पढ़ लें। और ये जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दी है मैंने IAS की, उसमें पेज नंबर 23 पे एग्जाम्पल 38 और 39 पढ़ लें। तो बड़ा स्लो चार्जर है यार, है तो इतनी देर में मेरे 10% ही हुआ है। और हाँ जी, जो केस है इसमें भी राइट रिसीव है, बट कैंसिलेबल रिक्वेस्ट हम पूरा नहीं करने वाले हैं। एक कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक नॉन कैंसिलेबल। जी बिल्कुल, यानी हमारा राइट टू रिसीव तब बनेगा जब हमारी तरफ से मजीद कोई काम करने को नहीं कहा, हमारा हक है, कस्टमर देगा पैसे। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहा था कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, अब तुम मुकर नहीं सकते। पहले वाले में केस ए में, पहले में यह है कि देखें नॉन कैंसिलेबल में ना सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा है, कैंसिलेबल में वो बात लिखने की जरूरत नहीं थी। नॉन कैंसिलेबल में ये कहा है कि जब 31 जनवरी का दिन आएगा तो कस्टमर ने पैसे देने ही देने, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो मुकर नहीं सकता। कैंसिलेबल में था क्या मुकर सकता? तो फिर अनकंडीशनल राइट नहीं था हमारा।
क्योंकि देखें कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कस्टमर ने 31 जनवरी को ना दिए पैसे और वो मुकर गया तो ठीक है, वो अपने घर, हम अपने घर। लेकिन केस बी ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब वो मुकरेगा नहीं, अब हमें उसे पैसे देने हैं। जी, तो इसलिए रिसीवर बनाना पड़ा। अब आए चैप्टर में पेज 6 पे, पेज 6। स्टेप 5। पढ़ ले 39। एक प्रोडक्ट बेच लिया, सेल्स हमने क्रेडिट कर ली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि पहले प्रोडक्ट बेचने पे पैसे, दूसरा बेचोगे तो फिर पैसे लेने का हक है। तो इसलिए पहला प्रोडक्ट बेचने पे हम रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते थे, वो दूसरा बेचने पे करना पड़ा। पेज 6। पेज 6 में पहले तो पॉइंट 1 पढ़ लें, ये पहले बता चुका, और फिर पॉइंट 2 पढ़ लें, फिर 3 मैं समझाता हूं। पेज 6 स्टेप 5 पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें, ये पढ़ के समझ आएगा। 3 मैं समझाता हूं फिर। जी, पॉइंट 1 2 पढ़ लिया। ये 2 जो है ना, ये कंडीशंस नहीं है, ये इंडिकेटर, यानी कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। ये कैसे पता चलेगा? पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि जब हमारा पैसे लेना हक बन गया, तो ये एक निशानी है कि हमने अपना काम कर दिया। दूसरा बुलेट पॉइंट है जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो बस ठीक है, ओनरशिप होगी ट्रांसफर। तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि जब फिजिकली कस्टमर को दे दिया, तो ये भी ठीक है। चौथा बुलेट पॉइंट ये है कि चीजें बेशक हमारे पास पड़ी हो, लेकिन उसके रिस्क एंड अवॉइड्स कस्टमर के होंगे, ये भी बात ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है कि कस्टमर ने कह दिया हो कि हाँ मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो कंट्रोल ट्रांसफर। तो स्टेप 5 क्या हुआ कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब सेटिस्फाई होगी जब उस गुड और सर्विस का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ना 3.2 पे आए। 3.2 और जो इसमें 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए, और साथ मैंने इनको समझाने के लिए ब्रैकेट में मिसाल भी लिखी हुई है। ये 3 बुलेट पॉइंट पढ़ के देखें पहले, जो कच्चा कच्चा समझ आता है, फिर मैं इसकी बेस पे ये 3.1 और 2 खड़े करता हूँ। 3.2 में ये जो 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए, और साथ मैंने ब्रैकेट में इनकी मिसाल भी लिखी हुई है, ये तीनों पढ़ के देखिए पहले, कुछ समझ आती है बात? हाँ जी, पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हम जो चीज या सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर के हवाले होती जा रही है, बस वो कंज्यूम करता जा रहा है। जैसे अगर कस्टमर की हम बुक कीपिंग सर्विसेज कर रहे हैं, उसी का सॉफ्टवेयर है, हमने सिर्फ अपने आर्टिकल स्टूडेंट को वहां बिठाया हुआ है, वो एंट्रीज करते जाते हैं, रोज की एंट्रीज रोज एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो अगर कल को लड़ाई हो भी गई, तो जितनी एंट्रीज कर चुके
पैसे लेने नहीं लेने बात की बात है, वो एंट्रीज कर चुके हैं। अगर ये सारा काम हमारी फर्म से उस बिजनेस ने खत्म भी कर लिया तो हम उसका सॉफ्टवेयर भी खराब कराएंगे जाकर। जितनी एंट्रियां हो गई वो हो गई। उसने अगर किसी और को भी हायर करना हुआ तो वहां से ऑनवर्ड चलेगा। तो जैसे जैसे हम सर्विस देते जा रहे थे कस्टमर उसको कंज्यूम करता जा रहा था। या जो मैंने ब्रैकेट में मिसाल लिखी हुई है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ कि 1 साल तक हम आपकी बिल्डिंग की सफाई सुथराई खुद करेंगे। अब रोज हमारे बंदा जाता है सफाई करने, तो हर रोज की सफाई हो गई, सर्विस सरेंडर्ड। और मिसाल हमारा जिम है, कस्टमर के साथ तय किया हुआ है कि 1 साल की उसने मेंबरशिप ली है, वो रोज आता है एक्सरसाइज करके चला जाता है। तो सर्विसेज हम देते जा रहे हैं और वो साथ साथ कंज्यूम करता जा रहा है। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है, ठीक है। या सर्विस नहीं, गुड की मिसाल ले लें। हमने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपके लंच टाइम पे फैक्ट्री में 500 रोटियां पहुंचाया करेंगे। अब रोज रोटियां पहुंचती जा रही हैं, वो होती जा रही हैं, इसका मतलब पहला बुलेट पॉइंट। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि कस्टमर अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में बस हमसे कोई एसेट बनवा रहा है अपना, यानी कस्टमर की अपनी जमीन है, वो हमसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। तो अगर हमारी लड़ाई हो भी गई तो हम बिल्डिंग उठा के ले आएंगे। वो कस्टमर ही की जगह है, कस्टमर ही की बिल्डिंग है, तो हम उसी की जगह जाकर उसी का एसेट बनाते चले जा रहे हैं। ये सिनेरियो, ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनने में टाइम लग रहा है और वो हमारे किसी और काम का नहीं है। जैसे टेलर है, वो कस्टमर को उसके साइज के हिसाब से कपड़े सी के दे रहा है। अब अगर वो फटा करके चला जाता है तो वो कपड़ा इस टेलर के काम का नहीं है, वो तो उसकी अपनी मर्जी का डिजाइन था। तो जो हम प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बना रहे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। और नहीं, उर्दू वाला और इंग्लिश वाला एंड। अगर कभी मसला कस्टमर ने लड़के खत्म कर भी दिया तो हमारा हक है कि जितना काम हमने किया हमें इसके पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी करते जा रहे हैं। ये इन तीनों बुलेट पॉइंट से बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। चले मैं इसको अपोजिट और मिसालें देता हूं ताकि क्लियर हो कि बाकी समझ आएगी कि नहीं। कस्टमर ने हमें कहा कि ये हमारा सारा मैनुअल वाउचर्स हैं, आप ना हमें सॉफ्टवेयर बना के उसमें ये सारे वाउचर एंटर करके उनको जो भी उस पर चेक लगाने हैं एक्यूरेसी के वो लगाए और वो मशीन हमारे हवाले कर दें, सर्वर आइंदा से हम चला लिया करेंगे। हमें इस काम के लिए 6 महीने चाहिए थे। अब 3-4 महीने तक हमने काम कर लिया, लेकिन हमारा कस्टमर से हो गया फड्डा और कस्टमर ने कहा आप लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे, तो जितना काम हमने कर लिया होगा वो ले लेगा हमसे काम। उसने हमें कहा था कि हमें सॉफ्टवेयर बना के उसमें हमारे वाउचर एंटर करके उसको अच्छी तरह चेक करके हमारे हवाले कर जाए, सर्वर हमारे हवाले कर जाए। हमने वो काम ही ठीक नहीं किया, तो जितना काम कर लिया होगा कस्टमर वो काम रख लेगा? नहीं, उसने हमसे एक एंड प्रोडक्ट मांगा था। तो अब चूंकि उसने हमसे एंड प्रोडक्ट मांगा था तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता पूरी करते जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी होगी ही 1 गो में पूरी जब वो काम कंप्लीट करके उसके हवाले कर देंगे। और मिसाल, हमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया था कि फलानी गाड़ी बना के दें। अब हम फलानी गाड़ी बना के दे रहे हैं, अभी आधा ही काम हुआ था कि कुछ मसला हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। तो अब जितनी गाड़ी बनाई थी वो आधी गाड़ी रख लेगा, उसके पैसे दे देगा? नहीं, उसने मांगी हमसे गाड़ी है, तो हमारी जिम्मेदारी कब खत्म होगी? जब हम गाड़ी बना के दे देंगे। तो ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, इन तीनों में कॉमन बात क्या है? तो अगर हमारी जिम्मेदारी आस्ता आस्ता खत्म हो रही है ना, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। और इन 3 में से कोई एक हो जाए, ये 3.2 का पहला पैराग्राफ पढ़ लें। एन एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ अ गुड और सर्विस ओवर टाइम एंड दस रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू ओवर टाइम इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेट। तो इन 3 बुलेट पॉइंट्स में से कोई भी एक सिनेरियो हुआ तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। रेवेन्यू भी ओवर टाइम फैलेगा, कॉस्ट पे बाद में करता हूं, रेवेन्यू भी ओवर टाइम फैलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कहते हैं कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, और ये 3.1 है। 3.2 ये है कि अगर इन 3 में से कोई भी एक सिनेरियो हुआ तो उससे साबित हो रहा होगा कि हम अपना काम ओवर द पीरियड आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। तो चूंकि हम काम अपनी जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड बनेगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो नहीं है तो फिर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम कहलाएगा 3.1, और रेवेन्यू भी फिर तभी ही रिकॉर्ड होगा। हाँ जी, 3.1 3.2। तो अगर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम है तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? उसी टाइम। और अगर
कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम है, तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा। सवाल लिखें। तो एक मिनट, जब भी होगा तब रिकॉर्ड होगा। जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब। सवाल लिखें। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 300 मिलियन, 300 मिलियन रुपए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 years। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, performance obligation was satisfied over time, was satisfied over time as per following progress, as per following progress। ईयर 1 में 30%, ईयर 2 में 75% और ईयर 3 में 100%। रिक्वायर्ड है आपसे ईयर 1 का, 2 का और 3 का रेवेन्यू फॉर द ईयर। हमने 30 मिलियन को प्रोग्रेस के हिसाब से जितना जितना परसेंट पूरा होता जा रहा है उसके हिसाब से रेवेन्यू बनाना है। तो ईयर 1 2 3 रेवेन्यू फॉर द ईयर, यानी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कितनी कितनी आएगी ये कर दें जी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 300 मिलियन। हाँ जी, कितना ईयर 1 में 300 का 30% 90, ईयर 2 में 300 का 45% 135 और ईयर 3 में 300 का 75। ठीक है, प्रोग्रेस के हिसाब से। ऐसे नहीं करना। 300 का 75%, लेकिन ये 2 साल का टोटल है तो उसमें से 90 माइनस। 300 का 100%, लेकिन ये क्यूमुलेटिव है, इसमें से 90 भी माइनस कर दें, 135 भी माइनस कर दें, ये सही है। और इसकी वजह ये है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में एस्टीमेट्स की वजह से कल को चेंज भी आ सकता है। हो सकता है अगले साल 300 ना हो, 320 हो जाए। 320 इसलिए नहीं हो जाए कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई। पहले लगता था बोनस नहीं मिलेगा, अब लगता है मिल जाएगा, तो इसके क्यूमुलेटिव चलना है। क्योंकि हो सकता है अगले साल ये ट्रांजैक्शन प्राइस 300 से चेंज हो जाए, और इसलिए नहीं चेंज हो जाए कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई, वो तो मॉडिफिकेशन है।
इसलिए चेंज हो जाए कि पहले साल लगता था कि बोनस नहीं मिलेगा, वही जो पहले भी वेरिएबल कंसिडरेशन पड़ा था, अब लगता है कि मिल जाएगा। तो अब ट्रांजेक्शन प्राइस 300 की जगह 320 हो जाएगी, तो 320 का तो 45% ही लेंगे ना। तो इसलिए ये क्यूमुलेटिव ही लगना है, हर साल में क्यूमुलेटिव परसेंटेज लगेगी उस वक्त के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के मुताबिक, और पिछला माइनस करेंगे तो रेवेन्यू फॉर द ईयर निकलेगा, एस्टीमेट्स। अगला मसला कि 75%, 30% ये कैलकुलेट कैसे होगा, यानी कितने परसेंट काम हो गया कैसे पता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी असाइनमेंट पे हैं तो कैसे पता कितने परसेंट काम पूरा हो गया? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कंप्लीशन चेक करेंगे। हो सकता है कि एंट्रीज करनी है और टोटल 500 एंट्रीज हैं, 200 कर ली है तो उसका 40% काम पूरा हो गया। इसी तरह से हो सकता है टाइम बेस्ड हो कि कस्टमर को कहा था कि जी हम आपका ये काम 4 महीने में कर देंगे, 2 महीने गुजर गए, 50% काम हो गया। तो ये प्रोग्रेस कैलकुलेट कैसे करनी है, ये बिजनेस की मर्जी। बस आईएएस सिर्फ ये कह रहा है कि वो मेथड लगाना जो सही मानों में प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करे। पेज नंबर 7 के टॉप पे, पेज नंबर 7 का टॉप, रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। पेज 7 के टॉप पे ये पैराग्राफ पढ़ लें, इसके नीचे दोनों आउटपुट मेथड इनपुट मेथड पढ़ लें, और डब्बे के नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें। जी, डब्बे से ऊपर वाला भी सारा पढ़ लें और डब्बे के नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें। यानी अगर अभी शुरू है और ईयर एंड आ गया है और अभी हम नहीं जज कर पा रहे कि कितने परसेंट काम हुआ है, तो फिर लिखा हुआ है कि अच्छा फिर आर्जी काम चलाना है ना, तो बस जितना खर्चा हुआ है उतना रेवेन्यू मान लें। भाई ये टेम्परेरी मसला है बस कि अभी काम शुरू हुआ ही था और ईयर एंड आ गया। हाँ जी, इनपुट मेथड वो है। अच्छा, ये जो मेथड है ना, जिस तरह बचपन में डेप्रिसिएशन मेथड पढ़े, तो वो आईएएस से बताना है कौन सा मेथड लगाना है। आईएएस ने तो सिर्फ गाइडेंस दी थी कि ये पॉसिबल मेथड होते हैं, ये बिजनेस ने सोचना है कि बेनिफिट पैटर्न क्या है। तो इसी तरह आईएफआरएस 15 ने कहा है कि कुछ इनपुट मेथड्स होते हैं, कुछ आउटपुट मेथड्स होते हैं। इनपुट मेथड वो होते हैं जो हमारा इंटरनल मामला है, हमने कितने लेबर आवर्स में काम करके देना था, हमने कितने रुपए खर्च करके काम कर देना था, हमने कितने मशीन आवर्स में काम कर लेना था, उनकी रेशो निकाल सकते हैं। और आउटपुट मेथड वो है जो कस्टमर को भी पता चल रहे होते हैं, कितने रुपए का टोटल काम करके देना था, कितने रुपए का कर दिए, कितने यूनिट्स पेंट करके देने थे, कितने यूनिट्स पेंट कर दिए, कितने यूनिट्स बना के देने थे, कितने बना दिए। तो ये प्रोग्रेस यानी रेशो निकालना कि कितना काम कर चुके हुए हैं। तो उसके मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, वो इनपुट और आउटपुट मेथड है। अच्छा, अब ना ये जो डब्बा है ये एक स्पेशल सा सिनेरियो है, और ये स्पेशल सिनेरियो ये खास तौर पे बनाया गया है जब कोई कॉस्ट मेथड लगा रहे होते हैं। ये जो इनपुट मेथड के नीचे डब्बा बनाया है, आप ये डब्बा पढ़ें और अगर समझ ना आए तो फिर आपने ना इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में एग्जांपल 19 पढ़नी है, 19, और फिर 19 पढ़ने के बाद आके डब्बा दोबारा पढ़ लेना अगर पहले समझ नहीं आया हो तो। ये मैंने एग्जांपल 19 के लिए ही बुनियादी तौर पे वो डब्बा बनाया था।
तो ये डब्बा पहले पढ़ लें, फिर एग्जाम्पल 19 पढ़ लें। जी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा है जो ऐसा हमारी परफॉर्मेंस को शो नहीं कर रहा होगा, जैसे इस अगर एग्जाम्पल 19 हमने कस्टमर को लिफ्ट बना के देनी थी और उसके लिए जो सारा एलिवेटर है वो एक बनाया वो बहुत महंगी चीज़ें ला के देनी थी, वो भी उसके हवाले कर देनी थी, बिल्डिंग की रेनोवेशन हो रही थी। तो अब हमने जो पैसे कस्टमर से लेने वो 5 मिलियन है और जो हमारा अपना अंदाजा है कि इसमें टोटल खर्चा होगा वो 4 मिलियन है, लेकिन इस 4 मिलियन में 15 लाख की तुम्हें लिफ्ट भी रखी हुई है। तो जब हम वो लिफ्ट ले आए होंगे और हो सकता है शायद पहले दिन ले आए हो, तो इसका मतलब हमने 50% ज़्यादा काम कर लिया है। नहीं, वो तो उसके लिए ला के रखनी थी, वो फिगर ही इतनी बड़ी थी कि अगर उसको हमने यूज कर लिया तो वो परफॉर्मेंस प्रोग्रेस ज्यादा निकल आएगी, तो उसके अलावा बाकी काम पे प्रोग्रेस निकलेगी। ये एग्जांपल 19 थी। हमने सोचा था कस्टमर को 300 मिलियन में एक प्लांट बना के देना है और हमारा अपना अंदाजा ये है कि ये काम हम 180 मिलियन में तो कर ही लेंगे। अभी ईयर 1 गुजरा है,
और ईयर 1 गुजरा है तो हमने 48 मिलियन का काम कर लिया हुआ है, 48 मिलियन कॉस्ट लग चुकी है। अब ये जो 48 मिलियन की कॉस्ट लगी है ये हमारे आउट ऑफ टोटल 180 मिलियन में से लगी है, तो कितने % काम हो गया? 48/180। तो जब हमने प्रोग्रेस निकालनी है ना, तो उस प्रोग्रेस का मैं फार्मूला बना देता हूं। वैसे वो मतलब सिंपल सा सेंसिबल सा फार्मूला है, लेकिन मैं चले बना देता हूं कि अगर हमने एट ईयर एंड प्रोग्रेस कैलकुलेट करनी है, यानी 30, 75, 100, तो हम किसी भी टाइम पे अगर प्रोग्रेस % निकालना चाह रहे हैं तो टोटल बेस टू डेट, टोटल एस्टिमेटेड बेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर हम प्रोग्रेस लेबर आवर्स की बेस पे निकालना चाह रहे हैं तो आज तक लेबर आवर्स कितने लग चुके और पूरे कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने लगे हैं। अगर हम प्रोग्रेस कॉस्ट्स की बेस पे निकालना चाह रहे हैं तो आज तक कितनी टोटल कॉस्ट लग चुकी और टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लगनी है। अगर हम मशीन आवर्स की बेस पे निकालना चाह रहे हैं तो आज तक कितने मशीन आवर्स लग चुके डिवाइडेड बाय पूरे कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने मशीन आवर्स लगने हैं। तो जो भी बेस रखी जा रही है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी टोटल है और आज तक कितनी हो चुकी है। आज तक क्यों? क्योंकि हम इस फार्मूले का आंसर 45% नहीं निकालना चाह रहे, 75% निकालना चाह रहे। तो ये फार्मूला क्यूम्यूलेटिव बेसिस पे निकलेगा। और जिस पीरियड के एंड पे निकल रहा होगा अपडेटेड एस्टिमेट्स ले रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है पहले साल एस्टिमेट कुछ और था, अगले साल कुछ और हो जाए, तो अपडेटेड एस्टिमेट्स ले रहे होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का बी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का बी।
G2B. चले 104 बस.